बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की आगे दो टाइप्स करेंगे। नंबर 1 ज्योमेट्रिक मीन और नंबर 2 हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कब अप्रोप्रिएट होगी, कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब हम किसी चीज़ की एवरेजिंग, जैसे हम अरिथमेटिक मीन करते थे तो हमने सिंपल वैल्यूज़ को ऐड करके प्लस कर लेते थे और डिवाइडेड बाय देयर नंबर करते थे। अब ज्योमेट्रिक मीन क्यों यूज़ करते हैं? इसमें हमारे पास क्या है कि जब हमें ना रेशो स्केल डेटा हो, यानी हमें किसी चीज़ की रेशो और रेट्स की एवरेजिंग करनी हो, तो तब हम ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करेंगे। और ये ज्योमेट्रिक मीन, इसमें आपने 3 पॉइंट्स रखने हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए यूज़ होगा? फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। एक चीज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। नंबर 2 किसके लिए? जब हमारे पास रेट और रेशो की एवरेजिंग करनी होगी, उसके लिए इस्तेमाल होगा। और इट इज़ अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेशो स्केल डेटा। अब इसकी डेफिनेशन, ये हमें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में ये पता लग गया कि हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए और वो रेट और रेशो को मेजर करना हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन को डिफ़ाइन कैसे करना है? डिफ़ाइन बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला को इन्होंने यहाँ ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज द nth रूट। ये क्या है? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये देखें x1 ये मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी वैल्यू, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये तमाम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। n को जनरलाइज फॉर्म कर लिया nth रूट की वजह से। जैसे अगर x की वैल्यू है आपके पास x1, x2, x3 और x4, अगर ये वैल्यूज़ हैं तो हमने इन सब का क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है, फिर इसका रूट लेना है। और जो कि nth रूट मीन, अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं तो ये 4 इसका रूट बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय x4 की पावर 1 बाय n करके, ये आपकी कैलकुलेटर में आपके पास दो एक बटन्स के ऊपर फिगर लिखा होता है, बटन के ऊपर यानी टॉप ऑफ द बटन आपके पास एक फिगर होता है और एक उसके ऊपर होता है यहाँ इस जगह। और अगर ये वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेटर में यूँ लिखा होगा n अंडर रूट, अगर ये बटन के टॉप पे लिखा हुआ है तो आपने डायरेक्ट इसको प्रेस करना है, और अगर ये बटन के ऊपर लिखा हुआ है ऐसे तो आपने शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करना है। तो आपके पास उसकी वैल्यूज़ सॉल्व करके आपने जस्ट वैल्यूज़ डालनी होंगी x1, x2, x3, x4 की, और वो वैल्यूज़ वो वाला कॉलम जो बॉक्स होगा जिसमें कैलकुलेटर के अंदर मौजूद होगा, आपसे प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब इसमें क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में आप याद रखिएगा कि ये इसमें कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो उसका रूट नहीं होगा, क्योंकि रूट नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता। नंबर 2, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी वैल्यूज़, अगर इसमें कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो हुई तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी? ज़ीरो हो जाएंगी। तो nth ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का एक सिंपल फार्मूला है। समटाइम्स आपके पास x की वैल्यू बहुत बड़ी होती हैं। सपोज़ करें कि एक वैल्यू आपके पास 100 है या 576 है, 895 है, 3214 है। ये 4 वैल्यूज़ हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसकी nth पावर लेनी है। तो क्या होगा कि वैल्यूज़ बहुत बड़ी आएंगी। समटाइम्स इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं कि आपके कैलकुलेटर में पावर के अंदर वैल्यूज़ आएंगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 100 है, 100 का अगर हम लॉग ले लें तो ये वैल्यूज़ को मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम कर देगा कि 100 का लॉग 2 के बराबर होता है। इसी तरह 576 का आप लॉग लेंगे तो लॉग लेने से वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो फिर हम उसका दोबारा जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारा वो प्रॉब्लम जिसमें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना और कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसके लिए ये फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इन दोनों फार्मूलों की प्रैक्टिस भी करके दिखा दूँगी। तो आप चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों फार्मूले बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये अनग्रुप डेटा के लिए है और जबकि ये ग्रुप डेटा के लिए। डिफरेंस क्या है? अनग्रुप डेटा में आपके पास सिर्फ x की वैल्यूज़ का लॉग लेके सम करके डिवाइडेड बाय n करना है और एंटी लॉग ले लेना है।
ग्रुप डेटा में हमने क्या करना है कि हमारे पास एफ भी होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सिर्फ सम ऑफ एफ करना है, उस एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सम ऑफ एफ आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, एन ही के बराबर होता है। तो ये ग्रुप डेटा के लिए ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फिर एक दो एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल एक है कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा। अब ये डेटा एक अनग्रुप दिया हुआ है। अब ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ थी, डेफिनेशन हमारे पास बाय फार्मूला nth रूट, और हमने जस्ट उन वैल्यूज़ को पुट करके उनका मल्टीप्लिकेशन किया और फिर उसका nth रूट लिया, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। दूसरा तरीका क्या था कि हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो x की हमारे पास गिवन थी, हम इन सब का लॉग लें। लॉग लेने से ये वैल्यूज़ छोटी हो गई, फिर हमने उनको ऐड किया। लॉग वाली वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूले में से हमने डाला सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एंटी लॉग वैल्यूज़ आ गई। देखें दोनों तरीके से आंसर जो है वो सेम है, 37.76 37.76। पर इसमें हमारे पास इजी हो गया लॉग लेके, उसमें भी इजी था, जस्ट मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो आपकी कैलकुलेटर की कैपेबिलिटी पे है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन और है, ये आप देखिए ज्योमेट्रिक मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये आपके पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, हमने इन 5 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर 1/5 ले ली। इस तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या MCQs वगैरह में आते हैं, आप इसको फ़ौरन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर ये देखिए एक ग्रुप डेटा के लिए, अब ज्योमेट्रिक मीन ही हमने निकालना है लेकिन ग्रुप डेटा के लिए निकालना है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब यहाँ से आप इसकी मिड वैल्यूज़ ले ली, जिसको हमने x से शो किया। मिड वैल्यूज़ पहली वैल्यू लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हमारे पास ये फार्मूला आपने याद रखना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लेंगी। फार्मूला विल टेल यू कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने x लेना है, यहाँ से हमने x ले लिया। फिर x की वैल्यू का लॉग लेना है, हमने x की वैल्यू उसके ये लॉग ले लिए, यानी कि यहाँ हमारे पास 2 है, हमने 2 का लॉग लिया, ये आ गया, 6 का लॉग लिया, 10 का लॉग लिया, ये लॉग ले लिए। फिर क्या करना है कि इस लॉग ऑफ x वाले कॉलम को, ये वाला जो कॉलम है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f से। तो f कौन सा कॉलम है, ये, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास डेटा आ गया ये, ठीक है। फिर हमने इन सब को समेशन करना है, यहाँ इन्हें सम किया और डिवाइडेड बाय सम ऑफ f किया जो कि 34 है, और यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ गया। इसमें वैल्यूज़ पुट की, एंटी लॉग लिया, वैल्यूज़ हो गएंगे सॉल्व। नेक्स्ट है आपके पास एक और क्वेश्चन कि अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सर्विस ईयर्स एंड फर्दर राइज 20% एंड 25% एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी पहले साल उसका 10% का राइज हुआ है, दूसरे साल 20% का, तीसरे साल 25% का, और चूंकि हमें इसमें रेट उसका बढ़ रहा है हर साल के हिसाब से और रेशोज़ के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे कौन सी बेहतर होगी जिसमें हमें एनुअल परसेंटेज और इंक्रीज़ इन दिस इक्विवेलेंट इस रेट में चाहिए, तो यहाँ हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ होगा, अरिथमेटिक मीन नहीं लगेगा। इस तरह हमारे पास हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का है, हार्मोनिक मीन का है या अरिथमेटिक मीन का है। तो यहाँ पे आपके पास उसके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। सपोज़ करते हैं कि इनिशियल सैलरी जो है वो मैन की अगर 100 है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे हम उन्होंने यहाँ पे सपोज़ किया कि इनिशियल सैलरी 100 है, तो फर्स्ट ईयर इनकम उसका रेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 10%, यानी 100 के ऊपर 10 इंक्रीज़ हो रहा है, तो पहले साल में उसके 110 रुपये हो गए। सेकेंड ईयर में अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस 20 किया तो 120 हो गया, और थर्ड ईयर में 25% इंक्रीज़ हो रहा है तो 25 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 125। तो टोटल इंक्रीज़ जो बन रहा है वो 110, 120 और 125, यानी ये वाली वैल्यू आपकी x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास क्या होगा, ये क्यूबिक रूट बन जाएगा क्योंकि ये तीन वैल्यू हैं, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3।
इन तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर 1/3 ले ली, यानी क्यूबिक रूट इसका ले लिया, आपके पास 118.6 आ गया। अब हमने सपोज क्या किया था कि 100 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हमने 100 इसमें से माइनस कर देना है। 118 माइनस 100 करेंगे तो ये हमारे पास एनुअल इसका इंक्रीज़ है इन परसेंटेज में जो हमें चाहिए थी। फिर इसी तरह आप एक और एग्जांपल है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डिराइव द यूज फ्रॉम द d इज इक्वल टू y माइनस 18 फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आपने दोनों इसमें से सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ये देखें, डेटा आपके पास दिया हुआ है, d दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन, d आपके पास गिवन है। d अगर x माइनस 18 दिया हुआ है तो x कैसे निकलेगा? यहाँ से हम x को इधर ले जाएंगे, d को इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू d प्लस 18। ये x इज इक्वल टू d प्लस 18 यहाँ से आपने निकाल लिया। d की वैल्यू क्या है, -12, पहले नंबर के लिए -12 प्लस 18 किया, आंसर आ गया 6। फिर -8 प्लस 18 किया, आंसर आ गया 10। फिर -4 प्लस 18 किया, आंसर आ गया 14। तो यहाँ से आपने ये x का कॉलम निकाल लिया। अब हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। एक्स का कॉलम आपके पास आ गया है, आपने x और f को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आ गया, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ किया, अरिथमेटिक मीन हो गया। फिर है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट, ये एक्स की वैल्यूज़ जो हमने ली थी, इसका हमने क्या करना है, लॉग लेना है। जब इसका लॉग ले लिया फिर इसको इस वाले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाला कॉलम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये कॉलम निकल आएगा। इसको ऐड करेंगे तो सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई। जब इनको सॉल्व कर लिया तो इसको फार्मूले में ऐड कर दिया, इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को ऐड किया, एंटी लॉग लिया तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये आपने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया और ये ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करें कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज़ आई है 21.2 और जबकि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आई है 20.6। इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, या ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन से छोटा है। ये एक चीज़ आपने यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का करके देख लिया। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ ज्योमेट्रिक मीन की, वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे वो कहते हैं अगर वो के सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, के सेट्स को फ़र्ज़ करें कि आपके पास पहला सेट है सैंपल का, फिर दूसरा सेट है सैंपल का, फिर तीसरा सेट है सैंपल का, 3 सेट हैं आप सैंपल के, 3 मुख्तलिफ सैंपल हैं। कैसे सैंपल हैं, फ़र्ज़ करें कि पहला सैंपल जो है वो आपकी फ़र्स्ट ईयर की क्लास की स्टैट्स के स्टूडेंट्स का है, दूसरा इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स का है, तीसरा कंप्यूटर के स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ N1 मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे भी N, इसका नाम, ये दूसरा सैंपल है, इसका N2 नाम रख लेते हैं, ये तीसरा सैंपल है, इसका N3 नाम रख लेते हैं। तो इस तरह आपके पास ये 3 सैंपल्स हैं, इन तीनों के N1 भी डिफरेंट होंगे, इन तीनों के मीन भी डिफरेंट होंगे। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन लूँगी वो G1 आएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन लूँगी G2 होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन G3 होगा। इस तरह 3 सैंपल्स के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट उनके ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। तो इन तीनों ज्योमेट्रिक मीन को जब हम कंबाइन करेंगे तो तब हमारे पास फार्मूला क्या होगा कि तमाम ज्योमेट्रिक मीन का आपने लॉग लेना है और उसको मल्टीप्लाई बाय n करके उनको सम करके डिवाइडेड बाय n कर देना है। यानी फार्मूला सेम ही है, वहाँ पीछे क्या था, यहाँ x लिखा होता था, यहाँ पे g लिखा हुआ है, और इसको हम बोलेंगे ये क्या है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन है टोटल ऑब्जर्वेशंस का। उसके बाद अगली एग्जांपल, अगला प्रॉपर्टी इसकी है कि इफ़ टू सेट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ मैंने आपको 3 ऑब्जर्वेशंस का बताया था, यहाँ पे 2 अगर ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसमें N1 N2 उसके सैम्पल साइज़ होंगे, G1
और G2 ये दो ऑब्जर्वेशंस होंगी। अगर हमने इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है विद ज्योमेट्रिक मीन G2 देन द ज्योमेट्रिक मीन G, कैपिटल G किसके बराबर होगा? तो उसकी रेशो बनेगी G ऊपर G1 डिवाइडेड बाय G2। अभी देखें यहाँ एक प्रॉपर्टी और कि मैंने अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था और उसमें मैंने आपको ये बात बताई कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अरिथमेटिक मीन। ये अभी हमारा आपका क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ द आइटम रिमेन्स अनचेंज इफ द आइटम इज रिप्लेस्ड बाय द ज्योमेट्रिक मीन। यानी अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ द आइटम्स यानी उन तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट को आप ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ तो प्रोडक्ट करके हम ज्योमेट्रिक मीन का बेसिकली फार्मूला क्या था कि हमने तमाम आइटम्स को आपस में क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। चाहे वो एक है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई किया। कहते हैं उस प्रोडक्ट को अगर हम ना ज्योमेट्रिक मीन से रिप्लेस करें तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ही हैं वो सारी वैल्यूज़। फिर आपको ये बात भी मैंने से बता दिया कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रेशो के लिए होता है, और अगर दो सीरीज़ का रेशो होगा यानी फिर उन दोनों का वो रेशो बन जाएगी ज्योमेट्रिक मीन की। फिर इसी तरह थर्ड है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द टू सीरीज़, यानी अगर वो उसमें रेशो में है तो रेशो में आंसर होगा, अगर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में उसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। फिर उसके बाद हैं आपके पास एडवांटेजेस ज्योमेट्रिक मीन के और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में ज्योमेट्रिक मीन क्या क्या है कि इट इज़ रिचली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, उस वक्त से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला ही कर रहे हैं। फिर है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ज़ाहिर है अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन भी मिस होगी तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता, और इसको हम कैपेबल मैथमेटिकल डेवलपमेंट, इसको हम मज़ीद मैथमेटिकली इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इनको आगे हम इंडेक्स नंबर्स में और बाकी चीज़ों में भी ये इस्तेमाल होता रहता है। एंड इट इज़ लेस अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर्ड विद मीन। अच्छा, ये इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं या लार्ज वैल्यूज़ होती हैं तो हम इसको लॉग लेके इनकी वैल्यूज़ को ना वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये लेस अफेक्टेड होती हैं। इट इज़ टेकन टू अकाउंट इन द सीरीज़ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इवन सिंगल आइटम इज़ मिसिंग, ये भी आपको पता चल गया। तो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, आपके पास जितने मर्जी सैम्पल हों, कोई पहला सैम्पल दूसरा सैम्पल, अगर उनमें कोई भी फ़र्क पड़े तो सैम्पल जैसे मर्जी हों, अगर आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स की और उसकी 50 स्टूडेंट्स हैं उसकी इकनॉमिक्स की, तो इससे सैम्पलिंग की के उसके ऊपर आपके जो ज्योमेट्रिक मीन है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इट गिव्स मोर वेट टू द स्मॉलर आइटम्स एंड लेस वेट टू द बिग आइटम्स, यानी लॉग लेने से हम ना ज़्यादा बड़ा जो है ना बड़ी वैल्यूज़ को छोटा और छोटी को बड़ा कर सकते हैं, तो बहरहाल ये बेटर मैयर होता है वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए देन अरिथमेटिक मीन। फिर डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में आपके पास क्या है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिक मीन इस सीरीज़ में कोई वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो ज्योमेट्रिक मीन हल नहीं होगा। नंबर 2 कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं होगा, क्योंकि ये ज़ीरो में तो क्यों इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अंडर रूट है तो इसलिए नेगेटिव भी नहीं होगा, और इट डज़ नॉट गिव इक्वल वेट टू एवरी आइटम, ज़ाहिर है इसमें ज्योमेट्रिक मीन में हम इक्वल वेट नहीं दे सकते। फिर ये इसका यूज़ क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ज्योमेट्रिक मीन इस ये रेशो के लिए बेस्ट होता है, जिसमें डेटा रेशो स्केल वगैरह होगा उसके लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके पास है नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन जो है वो कहाँ यूज़ होगा, ये भी कोई सर्टन, ये भी एवरेजेस कौन सी हैं, रेट्स एंड रेशोज़ हैं, लेकिन ये मोस्टली ना स्पीड और टाइम वगैरह के लिए ना बेहतर होता है हार्मोनिक मीन को यूज़ करना। अब हार्मोनिक मीन को डिफ़ाइन कैसे करना है कि हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मीन, पहली चीज़। दूसरा क्या, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़, यानी दो चीज़ें हैं। पहली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ मीन है।
अब मीन आपने क्या पढ़ा हुआ था, एक्स बार सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका रेसिप्रोकल का मतलब है इसका उलट कर दें, इसका उलट क्या होगा, एन बाय सम ऑफ एक्स। फिर रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ भी हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है हमने उसका भी रेसिप्रोकल ले लेना है। यानी अगर आपके पास 2 है तो हम 1/2 करेंगे, 3 है तो 1/3 करेंगे। वैल्यूज़ की भी हमने रेसिप्रोकल लेना है और मीन का भी रेसिप्रोकल लेना है, तब जाके हमारे पास हार्मोनिक मीन बनेगा। जैसे आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स n हो गया और रेसिप्रोकल आपने तमाम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया, फिर उनको सम किया, तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अनग्रुप डेटा में सिंपल n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/n(x), सम ऑफ 1/x हो गया। देखिए ये एक तरह से रेसिप्रोकल है मीन का, लेकिन अंदर वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल है। तो फॉर ग्रुप डेटा में क्या होगा, जस्ट आपके पास f इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरह इसकी एक एग्जांपल आप देख लें कि एग्जांपल में ये अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रैक्टर रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या है, देखें स्पीड है, तो स्पीड के लिए अगर कोई रेट और रेशो होते सिंपल तो हम ज्योमेट्रिक मीन करते, लेकिन जब स्पीड और टाइम का आ गया तो तब हमने क्या करना है, हार्मोनिक मीन करना है। अब वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई है, पहले 10 किलोमीटर है, फिर 20 है, फिर 60 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर उसके बाद आपने इन 50 किलोमीटर्स जो भी इन्होंने दिया हुआ है, इस ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, हमने पहले इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेना है, यानी इनका 1/x ले लेना है। रेसिप्रोकल लेके इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप इनको फार्मूले में डाल देंगे और ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसी तरह एक आपके पास ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में आपके पास क्या होगा, सिंपल साथ एफ होगा। हमने एफ का ये वैल्यूज़ का एक्स ले लेंगे। जब हमने एक्स लिया, एक्स लेने के बाद एफ डिवाइडेड बाय एक्स कर लेंगे तो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एफ डिवाइडेड बाय एक्स का ये हमारे पास सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एक्स है। इसको यहाँ इस हार्मोनिक मीन के फार्मूले में ऐड किया और सिंपल इसका आंसर निकाल लिया। फिर एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, कि आपको एक डेटा दिया हुआ है 3, 8, 11, 0, 10 और कहा है इसका आप ज्योमेट्रिक मीन भी निकालें और हार्मोनिक मीन भी निकालें। कैसे इसका हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, देखें पहली बात यह है कि इसमें एक हमारे पास ज़ीरो है। जब हमारे पास कोई ज़ीरो है, ज्योमेट्रिक मीन तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ है, x1 x2 मल्टीप्लाई बाय x3, ये प्रोडक्ट है। अगर इसमें कोई भी वैल्यू ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास ज़ीरो होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। और हार्मोनिक मीन जो है ये हमारे पास 1/x1 है, 1/x2 है। अगर कोई एक वैल्यू इसमें 1/0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी, ये तो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जिस भी डेटा में अगर कोई वैल्यू 1/0 आ जाती है तो इसका ना हार्मोनिक मीन निकल सकता है ना ज्योमेट्रिक मीन निकल सकता है। जो बात मैंने समझाई है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आ गया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं हार्मोनिक मीन की। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जैसे हमने कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन किया था, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन किया था, इसी तरह से हमने कंबाइंड हार्मोनिक मीन करना है। हमारे पास डिफरेंट सैम्पल्स होंगे और कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा ये सम ऑफ NI डिवाइडेड बाय दिस। अब पहली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हमने जब क्वेश्चन किए तो आप देखिएगा कि हार्मोनिक मीन जो है वो सबसे छोटा है, अरिथमेटिक मीन से भी छोटा है, ज्योमेट्रिक मीन से भी छोटा है। तो यहाँ पे ये एक रिलेशनशिप है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं, n वैल्यूज़ हैं और ये पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, नॉन ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमने उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, सेंटर में ज्योमेट्रिक मीन होगा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा। इसकी हमने प्रैक्टिस भी करके देख लेनी है। और ये अगर हमारे पास सपोज कि आपको वैल्यूज़ दी हुई हों 2, 4 और 6 और आपसे कहा हुआ हो, ये तो मैंने ज़रा सिंपल करके लिख ली, चलें ऐसे लिखते हैं 42, 14 और 62 वैल्यूज़ ऐसे दी हुई हैं और आपसे कहा हुआ है कि आप इसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बताएं। तो हम इस रिलेशनशिप से, अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब हो गया कि अरिथमेटिक मीन जो है x बार वो किसके बराबर है, 62 के,
और उससे छोटी ज्योमेट्रिक मीन यानी ये 42। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारे पास 42 है और हार्मोनिक मीन की वैल्यू 14 है। तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और इसकी आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या करने हैं कि पहली ये 4-5 चीज़ें इसकी एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन भी मिसिंग हुई तो ये हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा। इट इज़ डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। और ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि तकरीबन हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए की थी। और उसके नुकसान क्या हैं कि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रेसिप्रोकल लेना होता है और इट गिव्स हाई वेट्स टू द स्मॉल आइटम्स। जब हम बड़ी वैल्यूज़ होती हैं यानी 1/100 करेंगे तो बड़ी वैल्यू को हम छोटा वेट दे देंगे। और इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड फॉर एनी आइटम इफ़ इट इज़ ज़ीरो एंड इट इज़ यूजली वैल्यू विच नॉट एग्जिस्ट। और ये कब हार्मोनिक मीन यूज़ होता है वो मैंने आपको बताया है उन एवरेजिंग में जिसके अंदर रेट और रेशियोज़ होंगे, लेकिन वो किसके लिए होंगे, स्पीड और टाइम के लिए होंगे। होप कि ये आपको कवर हो गए होंगे, दोनों टॉपिक आपको समझ आ गई होगी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की।